हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फार्माकोथेरापेटिक का सेकंड चैप्टर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, राइट, जिसमें हमने हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया, एज वी कैन सी नेम हाइपरलिपिडेमिया। तो हाइपरलिपिडेमिया मीन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड, जैसा इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग है हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, और मैंने आपको जो बताया था एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड, वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड और वेरी लो डेंसिटी लिपिड, इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती है हाइपरलिपिडेमिया में। तो हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो hyperlipidemia is a condition in which the concentration of lipid, triglycerides, cholesterol, LDL, VLDL in blood is high and this block the artery। जैसा हमने एंजाइना में और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आपको बताया था, वैसे ही ब्लड में जब लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरीज़ में, मैंने आपको बताया था। तो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, इनकी वजह से जो ब्लॉकेज होती है आर्टरीज़ के अंदर, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन। ठीक है। अब दो टाइप के लिपिड्स होते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी। लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, HDL और LDL। अब हमें प्रॉब्लम किससे है, LDL से। हमें लो डेंसिटी जो लिपिड है वो हमें प्रॉब्लम करता है। जैसे आप सपोज करो ये ब्लड है, ये ब्लड है, फ्लो हो रहा है। अब इस ब्लड के अंदर ये जो HDL है ये ब्लड के साथ में फ्लो कर सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ब्लड फ्लो में भी इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो LDL है वो क्या करता है, आर्टरीज या वेन्स की वॉल्स पे जाके स्टिक हो जाता है और इस तरह से लो डेंसिटी लिपिड छोटे डेंसिटी से एक बड़ा एक्यूमुलेशन बना लेता है जो ब्लड के फ्लो में रुकावट बनता है, बैरियर बन जाता है। ये इस तरह से बढ़ता इतना बड़ा एक बीच में बैरियर बन जाता है जिसकी वजह से ब्लड इजीली फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम किससे, LDL से। क्यों? क्योंकि ये बैरियर है और HDL कोई प्रॉब्लम नहीं करता, इसलिए इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हाइपरलिपिडेमिया की डेफिनेशन समझ में आई, अ कंडीशन इन विच हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL किसमें, ब्लड में, इन ब्लड, एंड विच अफेक्ट द flow of blood and barrier in blood flow and which accumulate in arteries and block them. Okay, तो hyperlipidemia की definition. Now etiopathogenesis of hyperlipidemia. अब hyperlipidemia में basically क्या होता है, now etiopathogenesis of hyperlipidemia. अब hyperlipidemia में basically क्या होता है, जो एंडोथीलियम लेयर है, एंडोथीलियम लेयर में डैमेज होता है जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का लॉस होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड के लॉस होने से यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसकी वॉल में इन्फ्लामेशन होगा और जिसकी वजह से जो लिपिड है वो यहाँ अक्यूमुलेट होने लगेगा इस इन्फ्लामेशन के अराउंड। ओके, क्योंकि एंडोथीलियल लेयर लिपिड की बनी होती है, लेकिन ये इन्फ्लामेशन की वजह से लिपिड की एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगी और ये स्टोन लाइक स्ट्रक्चर वॉल के अंदर, ये जो बाहर है ऐसा वॉल के अंदर बनता है और इस वॉल के अंदर इस तरह से एक्यूमुलेट होने से ब्लड फ्लो में बैरियर बन जाएगी। ठीक है। ये मैंने बाहर आपको इसलिए बताया क्लियर दिखने के लिए। ये जो एक्यूमुलेशन है वो इस तरह से अंदर बनने लगता है और जिसकी वजह से बैरियर होता है और ये नैरो हो जाता है पाथ,
जितना इसको पाथ मिला है ब्लड को फ्लो होने के लिए उतना नहीं मिलता और ये एक नैरो पाथ में फ्लो करता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन में एंडोथीलियम डैमेज होता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का लॉस होगा और इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से लिपिड का अक्यूमुलेशन उस इन्फ्लामेशन के अराउंड होने लगेगा और इससे वेसल्स में, वेन्स में, आर्टरीज में जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडेमिया। अब हाइपरलिपिडेमिया दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया एंड सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया। प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया में क्या होता है कि ये हाइपरलिपिडेमिया जेनेटिक होता है, जो इनहेरिट हुआ है हमारे पेरेंट से, फैमिली से, वो होता है प्राइमरी, जो जेनेटिकली हमारे अंदर आया है, ठीक है। सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया जिसको हम एक्वायर्ड करते हैं लाइफस्टाइल की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से, डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। मैंने आपको जैसे एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी बताया था कि हाइपरटेंशन की वजह से आप में एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वैसे ही हाइपरलिपिडेमिया में हाइपरटेंशन की वजह से, एक्सेस स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर हाई की वजह से हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन भी होती है। तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या स्टेरॉइड्स, मेडिसिन्स कुछ ऐसी आपने यूज़ करी है जिसकी वजह से आपको हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। स्टेरॉइड्स का यूज़ अगर आपने किया है और स्टेरॉइड्स का यूज़ आपने एक्सेस में कर लिया तो उसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। तो सेकेंडरी जो हाइपरलिपिडेमिया है वो हम अक्वायर्ड करते हैं। लाइफस्टाइल मीन्स हमने ऐसी डाइट ली है जो बहुत ऑयली, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड से, उस लिपिड की क्वांटिटी उस डाइट में ज़्यादा है, या फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड खाते हैं लेकिन एक्सरसाइजेज नहीं करते, ठीक है। फिज़िकल एक्टिविटी कम है उसकी वजह से। और मैंने जो आपको डिज़ीज़ बताई है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये डिज़ीज़। और मेडिसिन्स में अगर हम बात करें तो स्टेरॉइड्स का यूज़ आपने ऐसा किया कि हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन आपको मिली, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया के टाइप्स और इटियोपैथोजेनेसिस में जो मैंने आपको कंडीशन बताई कि एक्चुअली में हाइपरलिपिडेमिया में होता क्या है, ये आपको इटियोपैथोजेनेसिस में मेंशन करना है, ओके। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या है, एंजाइना यानी चेस्ट पेन जो मैंने आपको बताया था, एंजाइना, और इसके अंदर ब्लॉकेज इन आर्टरीज, वेन्स, ब्लॉकेज होना, ठीक है। एंजाइना, ब्लॉकेज, बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, टू हाई बीपी, ठीक है। और हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक, ये है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एंजाइना, ब्लॉकेज इन आर्टरीज, वेन्स, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट अटैक, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल में जैसे एंजाइना और हाइपरटेंशन में मैंने आपको बताया था, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हम हमारी डाइट को चेंज करके, एक्सरसाइज करके, या हम हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके किसी डिजीज़ से बच सकते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में वही अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, डाइट में आपको फाइबर्स ज़्यादा लेने हैं, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स कम लेना है, ऐसी डाइट यूज़ करनी है जिसके अंदर फाइबर्स, लिक्विड्स इनटेक ये ज़्यादा हो, ठीक है। और आपको जो फ्राइड, ऑयली एंड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें डाइट्स में नहीं लेनी है। एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी बॉडी में जो ओबेसिटी है, जो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में डिपॉजिट है, वो डिज़ोल्व हो सके, वो टूट सके, वो ब्रेक डाउन हो सके। आपको एक्सरसाइज करनी है। वेट है आपकी बॉडी का, उसको आपको मेंटेन करना है एक्सरसाइज से, यानी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो वेट को कम करे। अगर आप में ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, तो उसको वेट को कम करे, राइट। तो ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मैंने आपको हमेशा बताया है कि हम किसका यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स का। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हाइपर
लिपिडेमिया में हम मेडिसिन यूज़ करते हैं HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स। HMG कोएंजाइम, HMG कोएंजाइम का मतलब है हाइड्रोक्सी मैथिल ग्लूट्रेल कोएंजाइम। ये क्या करता है, HMG कोएंजाइम को मेवालोनेट में चेंज होने से रोकता है। यानी HMG कोएंजाइम का जो रिडक्शन होता है मेवालोनेट के अंदर, मेवालोनेट जो कोलेस्ट्रॉल बनने की जो मैकेनिज्म है उसमें HMG कोएंजाइम मेवालोनेट में चेंज होता है जो आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये उस मेवालोनेट में चेंज होने से रोकता है HMG कोएंजाइम को। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोकता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बनने की जो मैकेनिज्म है उसको ये स्टॉप करता है क्योंकि ये इनहिबिटर है, तो ये रिडक्शन को रोकेगा। HMG कोएंजाइम किस में चेंज होता है, मेवालोनेट के अंदर। ये इसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है लोवास्टैटिन और स्टैटिन्स। जितने भी स्टैटिन्स है, लोवास्टैटिन्स है, मेटास्टैटिन्स है, ये सारे स्टैटिन्स आते हैं HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स के अंदर। सेकंड इज फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स का काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो LDL है, लो डेंसिटी लिपिड है, उसकी क्वांटिटी को ये कम करता है। यानी हमारी बॉडी में लिपिड की क्वांटिटी को कम करता है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसके फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स के एग्जांपल फिनोफाइब्रेट्स है, तो उसकी जो ड्रग्स है वो है क्लोफाइब्रेट और फिनोफाइब्रेट्स, ठीक है, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स, ये कोलेस्ट्रेमाइन इसका एग्जांपल है। बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स का ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ब्लड में कम करते हैं। नेक्स्ट इज LDL ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स। जो LDL के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं वो है प्रोब्यूकॉल, इसका ड्रग का नाम है प्रोब्यूकॉल। ये LDL के ऑक्सीडेशन को रोकेंगे जिसकी वजह से LDL की जो क्वांटिटी है वो बॉडी में कम होगी। नेक्स्ट इज पिरिडीन डेरिवेटिव्स। पिरिडीन डेरिवेटिव्स इसका एग्जांपल है निकोटिनामाइड। पिरिडीन डेरिवेटिव्स का जो काम होता है वो ब्रेक डाउन का काम होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पिरिडीन्स ब्रेक डाउन करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। तो ये ड्रग्स थे HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स, LDL ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स और पिरिडीन डेरिवेटिव्स। ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। ओके, तो हाइपरलिपिडेमिया यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाइपरलिपिडेमिया के बाद में नेक्स्ट है CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन। CHF जो है वो इन सभी डिजीज़ जो मैंने आपको बताई थी, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, हाइपरलिपिडेमिया, इन सब की फाइनल स्टेज है। यानी अब हार्ट काम करना बंद कर चुका है, इट्स फेलियर कंडीशन। यानी जितना हार्ट को पंप करना था ब्लड वो उतना पंप नहीं कर सकता, ठीक है। तो CHF डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट्स अ कंडीशन इन विच हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू नीड या टू मीट द डिज़ायर नीड ऑफ टिश्यूज़ इन द बॉडी, ठीक है। इतना ब्लड वो पंप नहीं कर पा रहा जितना टिश्यूज़ को ज़रूरत है, जितनी बॉडी में सप्लाई होनी चाहिए। तो ये क्या है, फेलियर इन ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म किसकी, हार्ट की, दैट्स कॉल्ड CHF, ठीक है। तो CHF इज ए कंडीशन इन विच हार्ट कैन नॉट पंप द ब्लड इनफ blood to supply tissues in the body, and it is the blood pumping mechanism, failure in the blood pumping mechanism of heart, ठीक है। CHF is the failure in the blood pumping mechanism of heart, ठीक है। अब इसमें जो जितना भी ब्लड पंप हो रहा है
वो क्यों कम हुआ? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ, जो हमने हाइपरलिपिडेमिया में पढ़ा, जो हमने एंजाइना में पढ़ा, जो हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में पढ़ा। तो उस कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से, मसल सेल की डेथ की वजह से हार्ट फेलियर हो गया और हार्ट पंप करना बंद कर चुका है। ठीक है, तो दिस इज CHF। नाउ इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ CHF। इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ CHF में क्या है? CHF में कौन कौन सी कंडीशंस होती है? सबसे पहले तो इसके अंदर मसल्स डैमेज हो जाती है, कार्डियक मसल्स डैमेज हो जाती है, और जो प्रेशर है ब्लड का वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ब्लड का। अगर हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं करेगा, जस्ट सपोज ये हमारा हार्ट है, अगर वो इनफ पंप नहीं करेगा तो उसके अंदर आने वाला जो ब्लड है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ एग्जिट ब्लड। तो अंदर बहुत ब्लड आ रहा है, एंट्री बहुत ब्लड की हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, और एग्जिट इनफ नहीं हो रहा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या बढ़ेगा? प्रेशर, राइट। तो CHF में मसल्स डैमेज हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट, जो हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड होने की जो प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और हाई BP, हाई वॉल्यूम, हाई प्रेशर, मसल्स डैमेज, और आर्टरीज, आर्टरीज में क्या होने लगती है? डिजीज होने लगती है, और पंपिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ CHF। मसल्स डैमेज हुई, प्रेशर इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है हार्ट में, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है और कार्डियक इनपुट बढ़ गया है। कॉन्ट्रैक्शन की रेट कम हो जाएगी, आर्टरीज में डिजीज होने लगेगी, और हार्ट की जो पंपिंग है वो स्लो हो जाएगी। जितना उसे पंप करना चाहिए वो उतना नहीं कर पाएगा। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ CHF। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होगी CHF की? इसमें सबसे पहले वेट इंक्रीज हो जाता है, फ्लूइड का वॉल्यूम हार्ट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरी बॉडी में वेट इंक्रीज हो जाएगा। चेस्ट पेन, हार्ट फेलियर कंडीशन है, पंप नहीं कर रहा, चेस्ट पेन होगा। स्वेटिंग, एक्सेस होती है स्वेटिंग इसमें। हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाएगी, क्योंकि पंपिंग इरेगुलर हो रही है तो हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड के अमाउंट ज़्यादा है, यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग होगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, फैटिग, थकान, बहुत जल्दी थकान हो जाएगी। ये सारे फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हो रहा है बॉडी में। ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ CHF। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ CHF। ट्रीटमेंट में वही नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल में नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज। एंड CHF में एक चीज़ और ऐड करनी है कि जो हाई फ्लूइड इंटेक है, फ्लूइड इंटेक की जो क्वांटिटी है उसको हमें कम करना है। इतना ज़्यादा फ्लूइड हमें नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट में फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से हार्ट पे प्रेशर है और हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो हमें बॉडी फ्लूइड इंक्रीज नहीं करना है, तो हमें फ्लूइड इंटेक को कंट्रोल करना होगा। बाकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन्स का यूज़ करना है। मेडिसिन्स कौन कौन सी? बीटा ब्लॉकर्स, जो हमने एंजाइना, हाइपरटेंशन इनमें भी पढ़ा था। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? वैसोडाइलेटर्स होते हैं, वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जो वेन्स है, आर्टरीज है, उनको डायलेट कर देते हैं, जिससे बॉडी में ब्लड फ्लो इजीली हो सकता है। एटिनोलॉल और मेटोप्रोलोल इसके एग्जाम्पल्स है बीटा ब्लॉकर्स के। सेकेंड इज ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स मैंने बताया था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स।
इनहिबिटर्स, जो क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, क्योंकि एंजियोटेंसिन कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन से रोकने के लिए एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से जुड़ने से रोकना होगा। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जिन्हें हम ACE इनहिबिटर्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल और एनालप्रिल। कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल। थर्ड इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अभी तो हम एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट होने से रोक रहे थे, अब हम उसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे, जिससे एंजियोटेंसिन उस पर ऐड ही नहीं हो पाएगा। तो ये रिसेप्टर ब्लॉकर जो स्पेस है उसको ब्लॉक कर देता है। ये इसके एग्जाम्पल है लॉसार्टन और वालसार्टन, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के एग्जाम्पल है, जो कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगा। ग्लाइकोसाइड्स के एग्जाम्पल है डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। जो हार्ट में फ्लूइड अमाउंट इंक्रीज हो गई है, जो फ्लूइड अमाउंट हार्ट में इंक्रीज होने से वो पंप करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, उस फ्लूइड को मतलब बैलेंस करने के लिए आउटपुट को बढ़ाना होगा, उस फ्लूइड को हार्ट से बाहर निकालना होगा। तो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम कौन करते हैं, ग्लाइकोसाइड्स, जिसके एग्जाम्पल है डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। लास्ट वन इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में एग्जाम्पल है फ्यूरेसेमाइड्स। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, डायूरेटिक्स किडनी की हेल्प से जो बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रिटेंशन हो गया है बॉडी में, उसे किडनी की हेल्प से एक्सक्रीट आउट करते हैं, किडनी की हेल्प से बॉडी से बाहर निकालते हैं। डायूरेटिक्स को हम वाटर पिल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। हार्ट की हेल्प होगी, अगर हार्ट में जो फ्लूइड जितना ज़्यादा रिटेंशन हो चुका है फ्लूइड का, जिसकी वजह से वो पंप करने में उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो डायूरेटिक्स किडनी की हेल्प से हार्ट की हेल्प करते हैं और बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये थे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। नाउ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था फार्माकोथेरापेटिक्स में, उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, थैंक यू।